ला 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 ला। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो दरअसल एक उपन्यास के पहले 101 पन्नों में से एक कहानी है, ऐसा लोग कहते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि ये कहानी शायद पूरी तरीके से कहीं प्रकाशित ही नहीं हुई। दरअसल बात यूं है कि जब इस उपन्यास के लेखक ने अपना उपन्यास लिखा और प्रकाशन के पास पहुंचे तो प्रकाशन के मैनेजर ने उनसे बोला, देखो भाई ऐसा है, इंग्लैंड में वैसे ही खून खराबा चल रहा है, गहमा गहमी का माहौल है, तो मैं नहीं चाहता ये तुम्हारी अजीब सी ये क्या लोग उठ रहे हैं, मर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं वाली किताब पढ़ के लोगों में और गहमा गहमी पहले। शहर का माहौल वैसे ही खराब है, सनसनीखेज है, तो भाई प्रकाशन, हम तुम्हारी जो ये प्रकाशन है हमारा, ये तुम्हारी किताब को तभी प्रकाशित करेंगे अगर या जब तुम उसके पहले 101 पन्ने निकाल फेंकोगे। लेखक ने बात मान ली और नतीजा ये हुआ कि वो जो उपन्यास था वो पहले 101 पन्ने के बिना ही छपा। लेकिन जो लेखक था वो मजा हुआ खिलाड़ी था, तो उसने क्या करा कि जो 101 पन्ने थे वो पूरे के पूरे तो कहीं प्रकाशित नहीं करे, मगर उनमें से कोई उपकथा, कोई कथा, कोई वाक्य इधर से तरोड़ मरोड़ के कहीं ऐसे का ऐसे ही जा जाके या तो उसने लोगों को सुना दिया अलग अलग शहरों में, देशों में, और या तो कई जगह छोटी छोटी लघु कहानियों के रूप में प्रकाशित कर दिया। कहा जाता है कि ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूं ये उन्हीं 101 पन्नों में से एक उपकथा है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो उपन्यास छपा था उस लेखक का, दरअसल ये उस उपन्यास की यानी से उन 101 पन्ने जो हट गए थे उनकी सबसे पहली कहानी यानी कि सबसे पहला अध्याय था। उस लेखक का नाम था ब्रैम स्टोकर, उस उपन्यास का नाम है ड्रैकुला। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो ब्रैम स्टोकर की लिखी हुई ड्रैकुलास गेस्ट है। इस कहानी को मैंने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित करा है, तो आओ सुनो कहानी ड्रैकुला का मेहमान। उस दिन बड़ा सुहाना मौसम था, बाहर बढ़िया धूप, ठंडी ठंडी मंद हवा चल रही थी, और जो धूप थी वो छन कर हम तक पहुंच रही थी, यानी कि कुल मिलाकर म्यूनिख से निकलना सैर के लिए उस दिन बढ़िया था। मैंने अपने होटल के मालिक जो मेरे मेजबान थे मिस्टर डेलब्रिक, उनसे इस बात का इजहार किया और उन्होंने फौरन मेरे लिए कोच और कोचवान का इंतजाम कर दिया। मैं अपने कोचवान जोहान के साथ कोच में बैठा ही था कि अचानक हमने देखा कि मिस्टर डेलब्रिक बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे थे। वो आए, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर कोच के दरवाजे को दोनों हाथों से पकड़ के उन्होंने जोहान से कुछ कहा। जब थोड़ा समय बीत गया और वो बातें करते चले गए तो मैंने गर्दन बाहर निकाली कोच से और उनकी बातें सुनने लगा। मिस्टर डेलब्रिक जोहान से कह रहे थे, देखो मैं फिर कह देता हूं, अंधेरा होने पहले से वापसी, याद रहेगा ना। देखो अभी तो मौसम सुहाना है, धूप भी है और हवा भी बढ़िया ठंडी बह रही है धीरे धीरे, मगर जो उत्तर से चलने वाली हवा है, सर्द हवा, वो इस बात का संकेत जो देती है कि रात में शर्तिया बर्फीला तूफान आने वाला है, वो बहना शुरू हो चुकी है। देखो देखो तुम्हें महसूस होता है ना। मैं फिर कहता हूं जोहान, और देखो तुम जानकार आदमी हो, तुम्हें नसीहतों की जरूरत नहीं है, और फिर तुम ये तो जानते ही हो कि आज कौन सी रात है। ये सुनना था मिस्टर डेलब्रिक के मुंह से कि जोहान ने उनको सलाम किया और उसके बाद एक जोरदार हड़बड़ के साथ हम लोग अपने रास्ते पर कूच करने लगे। शहर से आगे निकले तो मैंने जोहान को आवाज दी, जोहान जोहान रुको। उसने बोला और रुक के मुझे घूर के देखा। वो जर्मन में बोलता था और मैं ठहरा अंग्रेज, तो जर्मन भाषा मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आती थी, और वो भी ऐसी क्लिष्ट किस्म की जर्मन, इतनी गूढ़ जर्मन जो कि जोहान बोलता था। मैंने उससे पूछा, अरे आज क्या है, कौन सी रात है। जोहान ने अपने आप को क्रॉस करा और बोला, वोल्पगसनाख्त, वोल्पगसनाख्त। उसके बाद उसने अपनी जेब से घड़ी निकाली, समय देखा, मुझे घूरा, भ्रिकुटी तानी, जैसे कि मानो उसको यह हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं आया, और एक गहरी सांस भरकर उसने एक बार फिर से घोड़ों को चाबुक मारी और तेजी से कोच को दौड़ाते हुए ले गया। मगर मेरे अंदर तो अब जो प्रश्न थे वो उठते चले जा रहे थे।
वॉल्पर्गिस नॉक्ट क्या चीज है? ये कौन सी रात है आखिर? थोड़ी दूर निकले तो मैंने जोहान को फिर आवाज लगाई। उसको बोला, जोहान, ये वॉल्पर्गिस नॉक्ट आखिर है क्या? जोहान ने मुझे टूटी फूटी अंग्रेजी और फर्राटेदार जर्मन में यह समझाया कि वॉल्पर्गिस नॉक्ट आखिर वो रात है जिस रात अजीब सी शैतानी शक्तियां, जो आत्माएं हैं, प्रेत हैं, वो इंसान और देवी शक्तियों पर हावी हो जाते हैं। कहा जाता है कि मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं। कुल मिलाकर इंसानों के चुपचाप घर में बैठने की रात है वॉल्पर्गिस नॉक्ट। और एक बार फिर उसने तेजी से घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। जिस सड़क पर हम जा रहे थे वो बिल्कुल सुनसान सड़क थी। वहां पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं दिख रही थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल और पेड़ों का झुरमुट। बहुत सुहाना मौसम था और बहुत प्यारा रास्ता। सच कहूं तो मुझे सफर में बड़ा आनंद आ रहा था। हम जा रहे थे कि अचानक मेरी जो नजर है वो बगल से गुजरती हुई पगडंडी पर पड़ी। पगडंडी थोड़ी दूर जाकर ढलान की तरफ जा रही थी और उस ढलान के नीचे एक बड़ी सी लंबी घुमेरीदार सड़क थी। मैंने उचक कर देखा, वो पगडंडी, वो घुमेरीदार सड़क, वो ढलान जैसे मानो मुझे अपनी ओर खींच रही हूं। आगे थोड़ी दूर पे ही चौराहा था। मैंने जोहान को फिर हाँक दी और थक कर उसने एक बार कोच फिर से रोक दिया। उसके बाद वो उससे बाहर कूदा तो मैं भी कोच से बाहर कूदा। मैंने जोहान से बोला, जोहान, मुझे उधर जाना है। जोहान बहुत डरा हुआ था। वो जोर जोर से अपने आप को क्रॉस कर रहा था और बार बार बोल रहा था, वॉल्पर्गिस नॉक्ट, वॉल्पर्गिस नॉक्ट, वॉल्पर्गिस नॉक्ट। धीरे धीरे जोहान और मेरी बहस जोर पकड़ने लगी। मैं बार बार जोहान को बोलता कि भाई ऐसा क्या है कि तुम उस तरफ नहीं जाना चाहते हो? अरे तो क्या हुआ अगर आज वॉल्पर्गिस नॉक्ट है तो? जोहान बार बार अपने आप को क्रॉस करता और मुझे कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी और फर्राटेदार जर्मन में समझाने की कोशिश करता, मगर मैं तो ठहरा अंग्रेज। मैं क्यों मानने वाला था? और भाई मैं तो आखिर म्यूनिक आया इसलिए था कि सैर सपाटे करूंगा, और फिर सैर के लिए निकला था तो फिर मैं क्यों ना जाऊं उस तरफ? ऐसा क्या है वहां? मैंने जोहान से पूछा। उसने मुझे टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाया कि वहां एक गांव है। मेरे कान खड़े हो गए। गांव है? फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे मुझे वो गांव देख रहा है, देखो कितनी प्यारी पगडंडी है। मगर जो जोहान था वो पसीने पसीने हो रखा था। उसके शक्ल पर, उसकी आंखों में साफ डर छलक रहा था। मैंने उससे बोला, जोहान तुम डरे हुए हो डरपोक। ऐसा है कि मैं तो जाऊंगा उस तरफ, तुम्हें जाना है तो चलो, नहीं तो वापस लौट जाओ म्यूनिक, समझे? मेरा ये कहना था कि जोहान ने बार बार अपने आप को क्रॉस करा और मुझे फिर से बोलने लगा, वॉल्पर्गिस नॉक्ट, वॉल्पर्गिस नॉक्ट। मैंने उसको जोर से डांट दिया। तभी घोड़े हिनहिनाने लगे और जोर से बिदक कर इधर उधर करने लगे और कुछ हवा को सूंघने भी लगे। जोहान बहुत डर गया। वो कभी उस पगडंडी को, कभी बिदकते हुए घोड़ों को, कभी म्यूनिक के रास्ते को और कभी मुझे देखता। मैंने उससे बोला, जोहान सुन रहे हो ना? अरे घोड़ों को काबू में करो, क्या कर रहे हैं ये? आसपास कोई नजर तो नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं घोड़े? जोहान की नजर अचानक नीचे पड़ी। उसने चारों तरफ देखा और जहां हम खड़े हुए थे उससे ठीक 10-20 कदम आगे वो कूद गया और फांदने के बाद ही उसने घोड़ों की लगाम पकड़ी और उनको भी आगे खींच लिया। लिहाजा मैं भी जोहान के पास 10-20 कदम आगे हो लिया और उससे पूछा, भाई ये क्या तुम कर रहे हो? क्या 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 कूदने की जरूरत क्या है? और घोड़ों को संभालो। घोड़ों को संभालते संभालते, सिलाते सिलाते ताकि वो देखना बंद कर दिए, जोहान ने मुझे समझाया कि हम दरअसल चौराहे पे खड़े थे और कहा जाता है कि चौराहे पर उनको गाड़ा जाता है, उसके आसपास उनको गाड़ा जाता है जो आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद जोहान ने एक बार फिर मुझे समझाने की कोशिश करी। मैं उसकी आंखों में वो डर समझ रहा था। वो मुझे बोलना चाह रहा था हर तरीके से कि उधर मत जाओ, मगर मैं क्यों न जाऊं? अरे ऐसा क्या है उस गांव में? बड़ी मुश्किल से जोहान ने मुझे समझाया कि वो जो गांव है वहां पे अब कोई नहीं रहता। कई साल पहले की बात है कि उस गांव में कुछ बीमारी हुई, उसके बाद लोग मरे। जब लोग मरे तो उनको दफनाया गया। कुछ एक हफ्ते बाद जो बाकी लोग थे उनको अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी जमीन के नीचे से। तो उन्होंने जब कब्रें खोदी तो उनको दिखे वही लोग, वो तो जिंदा थे, उनके मुंह में खून लगा हुआ था और वो मुस्कुरा रहे थे। उस दिन के बाद वहां पर कोई भी ऐसा आदमी जो जिंदा था वो वहां नहीं रहा, और जो आदमी मर कर भी जिंदा थे बस वही वहां रह गए थे। कहा जाता है कि आज भी वो लोग उसी गांव में हैं, इसलिए उस पगडंडी पर कोई नहीं जाता, खास करके वॉल्पर्गिस नॉक्ट के दिन, यानी कि आज के दिन। और अब तो सूरज ऊपर चढ़ाया था। बस यही कोई 3-4 घंटे में शाम हो जाती और फिर रात। जोहान ने बार बार मुझे समझाया, लेकिन मैंने उसको झकझोरा और कहा, देखो जोहान, मैं हूं अंग्रेज,
अंग्रेजों का वॉलपर्गस नॉर्थ और इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, तुम समझे? और ऐसा है कि हम डरते नहीं है, मैं यहाँ पे घूमने आया हूं तो घूमूंगा, तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो वो रहा म्यूनिख का रास्ता, वापस लौट जाओ। जोहान ने अपना सर हिलाया, कंधे लटकाए, एक बार फिर अपने आप को क्रॉस करा और वॉलपर्गस नॉर्थ एक बार फिर से मुझे बोला मेरे साथ वापस चलो, मगर मैंने कहा सुना। लिहाजा जोहान ने घोड़ा और घोड़ा गाड़ी वापस म्यूनिख की ओर मोड़ी और चलता बना। थोड़ी दूर तो मैंने उसको जाते हुए देखा, जैसे ही वो पहाड़ की ओर कोने से मुड़ रहा था, मैंने देखा कि घोड़े एक बार फिर भटक गए। हर उस आदमी को देखकर वो जो पतला सा लंबा सा आदमी कोने में चल रहा है, और ये जोहान भी अजीब है। ये नहीं कि गाड़ी रोक कर वो जो बेचारा चल रहा है इतनी दूर पैदल रास्ता म्यूनिख जा रहा है उससे वो सवारी दे दे। खैर मुझे क्या, जर्मन शायद ऐसे ही होते हैं। ये कहकर और सोचकर मैं पगडंडी की ओर हो लिया। पगडंडी पर कदम रखते ही मुझे लगा कि मुझे बहुत मजा आने वाला है आज। मैं धीरे धीरे नीचे चलता रहा, ढलान आई और ढलान के बाद जो एक लंबी सड़क थी वो पूरा ढलान नुमा चलती चली गई, गोल घुमेरदार सड़क। मैं वो सड़क पर चलता ही रहा। चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, बहुत प्यारा मौसम था। जहां देखो वहां आसमान, पेड़, बादल और वादियों से भेड़िए की आवाज। पर मिस्टर डेलब्रुक और जोहान ने तो मुझे बताया था कि यहां कोई भेड़िए अब है नहीं या होने नहीं चाहिए। पहले भी तो शायद आवाज आई थी जब जोहान और मैं चौराहे पर खड़े होकर जिरा कर रहे थे, बहस कर रहे थे। खैर मौसम अच्छा था, हवा भी ताजी, तो मैं चलता गया। ना जाने कब दिन से शाम हुई और शाम से धीरे धीरे रात होने लगी। मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं कोने में जाकर पेड़ के झुरमुट के बीच बैठ गया। बैठा ही था कि अचानक गड़गड़ करके बादल ऊपर आवाज हुई, भरी हुई, और मैंने जब देखा तो ऊपर गोल काले बादल घूम घूम के मेरे ऊपर इकट्ठा होने लगे और एकदम से देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी। मैंने अपने कोट को अपने पास और समेटा और सोचा कि एक तो मौसम ऐसा है और फिर शायद मैं अभी चल रहा था, कसरत हो रही थी, अब रुक गया हूं इसलिए ठंड ज्यादा लग रही है। ये सोचकर मैं उठा और एक बार फिर आगे की ओर चल दिया, क्योंकि मैंने तो ठान लिया था चाहे कुछ हो जाए मुझे तो वो गांव देखना ही था। मैं आगे चलता गया और यहां रात हो गई। अचानक एक बार फिर तेज हवा का झोंका आया और जोरदार बर्फबारी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और हवा जो साए साए कर सीटी बजाती हुई चल रही थी। बर्फ का भयंकर तूफान, ठीक वैसा ही जैसा कि मिस्टर डेलब्रुक ने आज सुबह जोहान को बताया था। अब ये बर्फीला तूफान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जोरों की बिजली कड़क रही थी, गहरी रात हो गई थी, काली रात, और दूर दूर से वादियों से अनेक भेड़ियों के रोने की, बोलने की आवाजें आ रही थी। उस पेड़ के झुरमुट के बीच में पहली बार उस रात को मैं डरा और मैंने अपने आप को कोसा कि क्यों मैंने जोहान की जो बात थी वो नहीं मानी, क्यों मैं उसके साथ वापस म्यूनिख नहीं लौटा। खैर अब क्या हो सकता था। अचानक बर्फबारी तो रुक गई, मगर जो बिजली थी वो कड़कती चली जा रही थी और तेज हवा साई साई कर बह रही थी। एक बार और बिजली कड़की तो मुझे दिखा कि सामने भी बहुत सारी सड़क के पार ढेर सारे पेड़ों का झुरमुट है और एक दीवार सी बनी हुई है। मुझे लगा हो ना हो कि यही वो गांव है जिसको मैं इतनी दूर देखने आया हूं। अब जब इस आलम में, इस मौसम में मैं आ ही गया हूं तो फिर क्यों ना इस गांव को देख के ही लौटूं। मैंने किसी तरह उस चमकती बिजली की रोशनी में वो सड़क पार करी और उस दीवार की कगार पर जाकर उसको पकड़ के खड़ा हो गया। अचानक एक बार फिर से बिजली चमकी। जब बिजली चमकी तो मैंने देखा कि दरअसल जिस दीवार को मैं पकड़ा हुआ हूं वो दीवार एक कब्र है, एक संगमरमर की कब्र। मेरे पांव वहीं जम गए, मगर थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को संभाला और उस जगह का, उस कब्र का और वो जो गांव था जो अब जो आबाद नहीं था उसका मुआयना सा करा। संगमरमर की कब्र पर लिखा हुआ था काउंटेस डॉलिंगन ऑफ ग्रात्स इन स्टाइरिया, यानी कि जो काउंटेस थी वो जो अब नहीं थी, ये उनकी कब्र थी। और ये भी लिखा हुआ था कि उन्होंने मरना चाहा
और मृत्यु को प्राप्त हुई 1801 में। अचानक जोर से बिजली कड़की एक बार फिर, और पता नहीं कहां से इतनी आवाजें आई, जैसे कि मुझे लग रहा हो कि हजारों घुड़सवार घोड़े पर बैठकर मेरी ओर आ रहे हों। दरअसल वो ऊपर बादल थे जो गड़गड़ा रहे थे, और एक बार फिर तेज हवा के झोंके के साथ इस बार बर्फबारी नहीं बल्कि ओले बरसने लगे। ओले तर 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 करके ऐसे बरस रहे थे मानो कि कोई दूर से तीर के जैसे उनको छोड़ता चला जा रहा हो कमान से। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं उस काउंटेस की जो मकबरा था, जो कब्र थी, उसके नीचे जाकर शरण लूं। उसके कोने में, क्योंकि वो बड़ी पुरानी कब्र थी, एक बड़ा सा जो है दरवाजा था पुराने जमाने का। मैं उस दरवाजे और जो हल्की सी छत सी जो निकली हुई थी कब्र के बाहर, मैं उसका टेक लेकर और उसके तले जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे पास उस रात उस भयंकर ओलाबारी से बचने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। मैं बस ये प्रार्थना कर रहा था कि कब ये बर्फबारी ओलाबारी रुके और कब मैं वापस मेरे की ओर रुक लूं। अभी पता नहीं क्या हुआ, झटका लगा, जोर लगा कि हल्के से वो जो दरवाजा था वो खुल गया। वो खुला और मैंने हल्के से पीछे मुड़ के देखा तो उस पर एक तख्ता सा था, और उस पर एक स्त्री लेटी हुई थी लाल कपड़ों में। उसके होठों पे कुछ लाल लाल सा लगा हुआ था और उसके गाल बिल्कुल भरे हुए थे। अचानक वो उठ के बैठी। मुझे ऐसा लगा कि कोई 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 अदृश्य शक्ति मुझे अंदर खींच रही हो, और फिर एकदम से ऐसा लगा कि बड़ा सा हाथ आकर मुझे बाहर की ओर खींच रहा हो, कभी अंदर कभी बाहर। तभी जोरों की बिजली कड़की और उस कमरे पर गिर पड़ी। यहां में उस अदृश्य शक्ति ने मुझे बाहर खींचा और बाहर पेड़ों के झुंड के पास गिरा दिया, ओलों की बारी के बीच में। और वो जो कब्र थी जिस पर जोर की बिजली कड़की थी, और वो जो स्त्री थी, वो अचानक से ध्वस्त हो गए वो, और जोर की छींक आई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बेहोश हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कब तक बेहोश पड़ा रहा। जब थोड़ा थोड़ा होश आया तो मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, कि मैं बुरा सपना देख रहा हूं। कहां गया हूं मैं हिलडुल नहीं पा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था। बस इतना पता था कि मैं सांस ले रहा हूं, मेरा दिल धड़क रहा है, और मेरी छाती के ऊपर कुछ भारी सा वजन नुमा कुछ रखा हुआ है। मुझे पता नहीं था वो क्या है, वो हिलडुल नहीं रहा था, पर वो बहुत ही गर्म वजन था। और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे गर्दन पे किसी जानवर की सांस लेने और छोड़ने की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई सांस ले रहा हो और छोड़ रहा हो, ले रहा हो और छोड़ रहा हो। और क्या वो भेड़िया, वो जानवर, वो जो भी था, क्या वो मेरी गर्दन को अपनी नुकीली जीभ से चाट रहा है? सच बोलूं तो मेरा दिल दहल गया। कुछ देर तो मैं वैसा ही चित्त पड़ा रहा, होश में आने के बाद भी। वो जानवर जो है वो भाप गया कि मैं अब होश में आ चुका हूं। जैसे ही मैंने थोड़ी सी गतिविधि करी, अपनी पलकें हल्की से खोल के देखी कि वो आखिर है क्या, मुझे दिखा एक भेड़िया। बहुत ही भयानक था, उसके नुकीले पैने दांत थे और लाल आंखें थी। वो लगातार मेरी गर्दन को चाट रहा था, और उसकी जो पैनी नुकीली चुभीली जो जीभ थी वो मेरी गर्दन को काट जैसे रही थी। मैं बहुत डर गया, मुझे लगा अगले ही पल वो मुझे खा जाएगा। भेड़ियों को मेरे उठने का आभास हुआ, मगर उसने कुछ नहीं किया। उसने मुझे देखा और चुपचाप वहीं बैठा रहा। आसपास कई भेड़िए बोल रहे थे, और उन भेड़ियों का जवाब देने के लिए ये भेड़िया भी बोलता चला जा रहा था। तभी दूर से पेड़ों के झुरमुट के बीच में से घुड़सवारों की और लोगों के हाँकने की आवाजें आई। उनको सुनकर ही जो भेड़िया जो मेरे ऊपर बैठा हुआ था वो सचेत हो गया। तभी एक गोली दागी गई, किसी ने गोली दागी, जो कि मेरे सर के ऊपर से उड़ती हुई गई। मेरी जान बार बार बची, मगर जो भेड़िया था वो अब सतर्क था। वहां से उठा और 9-2-11 हो गया। दरअसल कई घुड़सवार तेजी से मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे थे, उस मकबरे की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। उनमें से कुछ तो उस भेड़िए के पीछे भाग गए और कुछ ने मुझे आकर देखा।
उस समय मैं दोबारा बेहोशी की हालत में जा रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि क्या ये जिंदा है कि मर गया है, ये इसकी सांसें चल रही हैं क्या? कोई मेरे सीने पर अपना कान रखकर सुन रहा था। अरे इसका दिल धड़क रहा है भाई, जिंदा है, जिंदा है। मैं उस आधी बेहोशी की हालत में उनकी बातें सुन रहा था, सुन पा रहा था। वो बोल रहे थे, अरे और वो कहां गया? क्या? अरे अरे वो कहां है? वो कुत्ता। उनमें से एक ने बोला, वो कुत्ता नहीं, भेड़िया था। तीसरा बोला, भेड़िया नहीं, वो था वो, जैसे कि तुम नहीं जानते। वो आपस में कुछ बहस कर रहे थे। कोई कहता वो कुत्ता था, कोई कहता भेड़िया, कोई कहता भेड़िया, और पता नहीं। मैं तो आधी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उनमें से जो सार्जेंट था उसने रोबीली आवाज में बोला, देखो ऐसा है कि इसमें जान है, इसको वापस डालो जो अपनी जो कोच है उसमें, और इनको वापस सीधे म्यूनिक ले चलो। जो श्रीमान डेलब्रुक है उनके पास ले जाना है इनको, आदेश है। और सुनो, हमने जो आज देखा, जो जानवर इसके ऊपर बैठा हुआ था वो एक कुत्ता था, समझे? दूसरा बोला, मगर सार्जेंट ये आप भी जानते हो और मैं भी, वो कुत्ता नहीं था, वो भेड़िया था। वो भेड़िया था चाहे जो कुछ था, अगर मैंने कहा कुत्ता था तो कुत्ता था। तीसरा बोला, मगर वो कुत्ता था या जो भी था वो गया कहां? सार्जेंट ने बोला, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तमाम कब्रें आज की रात खाली पड़ी हैं, जो उसकी थी वो वहीं जाकर सो गया होगा। उसके बाद सभी सैनिक मुझे वापस लेकर म्यूनिख की ओर बढ़ चले। रास्ते में वो कोच में बैठ के बातें कर रहे थे कुछ, तो बाकी सब घोड़ों से पीछे हमारा आ रहे थे। जो दो सैनिक मेरे साथ थे वो आपस में बातें कर रहे थे, उसमें से एक था सर्जन, उनका सार्जेंट भी। सार्जेंट बोला, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, वहां जाके तुम बोलोगे कि कुत्ता था। अरे ये तो मैं बोल दूंगा, पर जरा ये बताइए कि जो इसके गर्दन पे निशान है, कि क्या वो किसी कुत्ते के चाटने से बनते हैं? कहिए। ये सुनना था कि मैं एक बार फिर पूरा का पूरा बेहोश हो गया। जब मुझे अब की बार होश आया तो मैंने अपने सामने खड़ा पाया श्रीमान डेलब्रुक को, यानी कि मिस्टर डेलब्रुक को। मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और धीरे धीरे सहारा देते हुए सार्जेंट के साथ मुझे अपने होटल के कमरे में ले गए। वहां बैठकर हमने थोड़ी वार्तालाप करी। उसके बाद सार्जेंट ने हमसे विदा ली। मिस्टर डेलब्रुक से मैंने पूछा कि ये बताइए जनाब कि आपने मेरे लिए इतनी बड़ी सर्च पार्टी जो खोजने के लिए मुझे भेज कैसे दी, वो भी फौजी? मिस्टर डेलब्रुक बोले, अरे इसमें, अरे देखिए मैं आपका मेजबान हूं, यहाँ पे मेरा फर्ज है, आपकी सुरक्षा का दायित्व जो है वो मुझ पर है। मैंने बोला, हाँ पर आपको पता कैसे चला कि मुझे कुछ हो गया है या हो सकता है या मैं खतरे में हूं कि आपने फौज भेज दी? मिस्टर डेलब्रुक बोले, इसमें कौन सी बात है भाई, मैंने जोहान को देखा, वो लौट रहा था, उसने मुझे बताया कि आप कहीं इधर निकल गए हैं टहलने, और जोहान के तो जो कोच था उसके तो घोड़े भी बेधक कर भाग गए थे, तो इसलिए मैंने देर नहीं करी। वैसे सच बोलूं तो, मिस्टर डेलब्रुक आगे बोले, दरअसल जोहान के पहुंचने के पहले ही मेरे पास एक संदेशवाहक आया था। वो काउंट का संदेश लेकर आया था। ये लीजिए, खुद पढ़ लीजिए। आपको बचाने का पूरा श्रेय काउंट को जाता है। मैंने वो जो संदेश था, टेलीग्राम था, वो अपने हाथों में लिया और पढ़ना शुरू करा। उस पर लिखा हुआ था, प्यारे मिस्टर डेलब्रुक, मेरा जो मेहमान है वो मेरे पास आने से पहले आपके पास आया, यानी कि आपका मेहमान है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप उसका रखाव और उसकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। वो अंग्रेज आदमी है, अब इंग्लैंड से आया है इंसान, यहाँ पे टहलता रहता है, थोड़ा वो इधर उधर चहलकदमी करता है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि वो कहीं गायब हो गया है, या हो सकता है या उसको कोई खतरा हो सकता है, आप बिना कुछ सोचे फौरन बड़ी से बड़ी कोशिश करिए उसको बचा के लाने की, वो जहां भी हो, और उसको ढूंढिए ताकि वो वापस आपके पास सुरक्षित आ जाए। आपके इस तत्पर व्यवहार का जो जवाब है वो मैं अथाह और अपार धन से दूंगा, और स्नेह से भी। आपका काउंट ड्रैकुला। मैंने एक खत पढ़ा, टेलीग्राम, और एक बार फिर घश खाकर गिरने वाला था। घश खाकर गिर ही जाता अगर मिस्टर डेलब्रुक मुझे दोबारा ना पकड़ते। सच कहूं तो मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे होने वाले मेजबान है ट्रांसिल्वेनिया में, वो दैवीय शक्ति है या दानवीय शक्ति?
ये तो मैं जान चुका था कि मुझे आज मौत के मुंह से किसी शक्ति ने बचाया है, और ये भी जान चुका था कि उस शक्ति का हाथ मुझ पर है। बस जानना भर था तो ये कि वो शक्ति आखिर कौन थी, क्या है, और क्यों क्यों ये सब हो रहा है। ला 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 ला